गया कि पूर्व में भी इनको उक्त बल प्रदर्शक को उसके द्वारा किए गए अनुशासनहीनता के कृत्यों के कारण एक बड़ी सजा, 3 छोटी सजाओं से क्या बड़ी सजा क्या था बताइए ना। और उसमें एक सजा इंक्रीमेंट एक्ट में लागू किया गया, पूरी आरोप में जोड़ दिया गया, तो ऑलरेडी उसमें पकड़ दिया गया, लेकिन उसको नाम आरोप में। जो साथी मेरे से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको याद होगा कि 9 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमारे एक जवान जिसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया था, वो जवान हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट के जज साहब ने हमारे इन अधिकारियों को फटकार लगाई कि जो भी हो मामला डिसमिस फ्रॉम सर्विस के लायक नहीं था, और या तो आप देख लो नहीं तो 10 दिन में मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। और 10 दिन के बाद जवान केस जीत गया, लेकिन केस जीतने के बावजूद हमारे अधिकारियों की बोलते हैं ना कि घमंड या उनके दिमाग पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा, तब भी उसको ज्वाइनिंग नहीं दी। अब ज्वाइनिंग के बाद जवान इंतजार करता रहा, इंतजार के बाद में इन्होंने एक दोबारा कोर्ट को अर्जी डाली कि साहब आपके हाई कोर्ट के आदेश को भी वो लोग डिनाई कर रहे हैं, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना करना, ये उन्होंने कोर्ट में डाला। और कोर्ट में डालते ही जैसे ही फोर्स के अधिकारियों को पता चला, आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने के बाद में अगर कोर्ट के आर्डर को, कोर्ट के हाई कोर्ट के खासकर आर्डर को अगर कोई अधिकारी ना माने, चाहे वो सेना का अधिकारी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का अधिकारी हो या पुलिस का, किसी भी लेवल का अधिकारी अगर कोर्ट के आर्डर को नहीं मानता है तो कोर्ट को पावर है कि उस अधिकारी को ही कोर्ट में बुला सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे इनको पता चला कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डल चुका है, तो फोर्स के अधिकारियों ने रिव्यू पिटीशन डाल दी, जबकि रिव्यू पिटीशन का 90 दिन का समय होता है, लेकिन उस 90 दिन में इन्होंने रिव्यू पिटीशन नहीं डाली, लेट इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली। हालांकि हाई कोर्ट इनका क्या अप्रोच इन्होंने बहुत इधर उधर से लगाकर हाई कोर्ट ने वो एक्सेप्ट की, लेकिन एक्सेप्ट के बाद में हाई कोर्ट ने फिर जब इनकी चीजें सुनी तो 5 मिनट में इनके उसको डिसमिस फ्रॉम केस कर दिया कि नहीं, आपको ऑर्डर सुनना चाहिए था, बल्कि आप ऑर्डर सुनने के बजाय रिव्यू पिटीशन डाल रहे हो, वो भी 90 दिन के बाद। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको वो पुराना केस दिखाता हूं, क्योंकि मेरा वो चैनल बंद हो चुका था जिसमें ये मैंने केस डाला था, पहले छोटा सा उसका वीडियो दिखाता हूं। और आज जो कोर्ट ने फिर इनको फटकार लगाई है, अब वो फटकार लगाने के बाद में ये क्या करते हैं, सुधरते हैं या अभी भी मत्थापच्ची करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार करते हैं, या फिर आज से ठीक 5 दिन के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो तारीख है 15 दिसंबर दी हुई है, उसका सामना करते हैं। तो पहले मैं आपको पुराना केस दिखाता हूं, फिर आगे बताऊंगा। रिमूवल के लायक नहीं है, आप इसमें इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, मेरा ओपिनियन यही है। ये पनिशमेंट जो है ना वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, और ये मेजर पनिशमेंट ऑफ रिमूवल फ्रॉम वर्क कॉन्सेस अलाउ नहीं कर रहा है। देख ले, इसीलिए मैं पहले पढ़ा इनके खिलाफ में जो चार्जेस थे ना उसको पढ़ा। मेरा नहीं, मैं सुनिए तो ना, जो भी और होगा रिमूवल के लायक तो नहीं। इसमें ना एक जजमेंट है, मैंने आर्गू किया है डिवीजन बेंच में, जब मैं एडवोकेट था भी पिछले साल आर्गुमेंट किया था मैं, तो उसमें मैंने एक रेफर किया था एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो मैं निकाल लूंगा उसको भी, और मेरा व्यू यही है, ये नहीं बदलेगा। तो आप इनसे पूछ लीजिए, मतलब इसमें एक फाइनल हियरिंग के लिए एक डेट फिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं यही ऑर्डर पास करूंगा, ये ज्यादा दिन नहीं, तुरंत करूंगा मैं, विद इन 10 days आई विल पास मैं, बिकॉज आई हैव मेड माय माइंड। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, ये वीडियो लगभग 19 मिनट का है। अगर आप चाहो तो मैं आगे इसको पूरा भी दिखा दूंगा, क्योंकि मेरा वो चैनल बंद है जिसमें भी आप नहीं देख सकते।
लेकिन इस केस में साफ साफ जज साहब ने इनको फटकार लगाई थी कि भाई तुम जो कह रहे हो कि 3 बड़ी सजा, छोटी सजा, इस वजह से तुमने डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। और मैंने अपने इस आगे वीडियो में भी बताया ये चीजें कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जो पहले होता था ना 3 RI होगी या 3 सजाएं होगी इसलिए हम डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देंगे, तो 3 या 4 RI कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं कर गया बंदा, पाकिस्तान नहीं चला गया तुमने कि सर्विस डिसमिस कर दी। ये सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, हाई कोर्ट ने भी उसी तर्ज पर कहा है। लेकिन उसके बावजूद हमारे इन अधिकारियों के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है। हालांकि गलती करने वाला कौन होता है, हमारे जो भी पावर दी हुई है सबको पता है, फोर्स में CO साहब के पास पावर है जो कमांडिंग ऑफिसर है। और कमांडिंग ऑफिसर अगर मान लो गलती कर रहा है तो उससे उच्च अधिकारियों को, कमांडिंग ऑफिसर को समझाना चाहिए। और बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें हमने जब कमांडिंग ऑफिसर नहीं माने तो सुपीरियर अधिकारी से जब बात हुई तो जो समझदार है वो पक्का बोलता है कि ठीक है मैं CO को बोलूंगा और वो मानेंगे। लेकिन कई बार इस मामलों में बड़ा अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए बोलता है नहीं नहीं ये तो उसका क्षेत्राधिकार है, उसकी पावर है, जो CO करेगा वही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इन चीजों से पल्ला झाड़ने से उनको क्या लगता है कि मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा फिर इस चीज में कोर्ट में जाता है तो ऐसे में पूरी फोर्स के ऊपर और ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। उस प्रश्न चिन्ह को बचाने के लिए ऊपर के अधिकारियों को हमेशा, अगर गलत कर रहा है तो CO को भी, उसकी पावर अगर गलत होती है तो CO को डांटना चाहिए या उसके खिलाफ भी कागज कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है हिंदुस्तान में। और ये क्यों नहीं होता है कि पहले जो ये अधिकारी होते थे सारे, आपको पता है कि अंग्रेज अधिकारी होते थे, उस समय अदालतें भी अंग्रेजों की होती थी, तो इनका सबका जो सिक्का चलता था, जो काले कानून थे वो इनके थे और फोर्स में ज्यादातर वही काले कानून चल रहे हैं। इसलिए आज भी इनको लगता है कि इनकी सुनने वाला नहीं। इनको ये पता नहीं कि अब अदालतें हिंदुस्तान की हैं, वहां बैठे जज हिंदुस्तानी हैं और हमारा जवान भी हिंदुस्तानी है और अधिकारी भी हिंदुस्तानी है। लेकिन फिर भी अगर कोई जवान, अभी कल परसों में मैंने एक वीडियो डाला है ना, आपको पता है, जिसमें सेना का मैंने दिखाया था कि एक हवलदार जी जिनसे जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया है तो CO साहब के पास जा रहे हैं तो पहले बोलते हैं कि ठीक है दोबारा नंबर आ जाएगा, उसके बाद दूसरा बन गया, तीसरा बन गया तो CO साहब के पास जाता है तो बोलो मैंने कर दिया जो कर दिया। उसके बाद वो कमांडर साहब के पास जाता है कि ठीक है भाई CO नहीं मान रहा था, उसका अधिकार है वो कमांडर साहब के पास जाए। वो कमांडर के पास जाता है तो कमांडर साहब बोलते हैं कि यार ठीक है अब तेरा CO है, करना तो उसी ने है, मैं क्या करूं। एक बार तो बोलते हैं मैं बात करूंगा, फिर बात करने के बाद बोलते हैं यार वो नहीं मान रहा तो मैं क्या करूंगा। फिर भाई आप कमांडर किस चीज के लिए हो? अगर CO ने ही सब कुछ करना है तो CO से ऊपर जो रैंक है, मैंने कई बार कहा है ऐसी चीजों में जो नहीं मानता है उस अधिकारी से मेरी जब बात होते समय भी, एक बार याद है आपको मैंने एक केस डाला था जिसमें जवान की पेमेंट बंद थी और एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि आर्मी कमांडर होते हैं वो मेरे को बोलते हैं कि मैं क्या करूं, ये मेरा मसला है क्या, जवान मरे तो मरे। लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा, हालांकि वो मसला हल हो गया था इसलिए मैंने वो वीडियो डाला नहीं, लेकिन मैंने उनको ये चीज जरूर कही थी अगर CO को ही सब कुछ करना है तो CO से ऊपर जो रैंक है किसी भी फोर्स में, वो क्यों हमारी भारत सरकार पैसा देती है, क्यों इतना खर्चा करती है, बंद कर दो उस रैंक को। ये चीजें मैंने बताया और आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे लोग अगर कहते हैं कि CO सब कुछ करेगा तो उस रैंक को बंद कर दिया जाए। भारत सरकार पर क्यों, भारत की जनता पर बोझ है, उस रैंक पर जितना खर्चा होता है, जितनी पेमेंट दी जाती है उसको बंद करो। नहीं तो ये उनका काम है। जैसे उस केस में वो ब्रिगेडियर साहब के पास जाता है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब बोलते हैं कि यार पहले तो बोलते मैं बात करूंगा, फिर बोलते हैं मैं क्या करूं यार, तेरा CO नहीं मान रहा, फिर आप किस लिए उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी हो। उसके बाद वो GOC साहब के पास जाता है तो जाने नहीं दिया जाता है, फोन कर दिया जाता है SM साहब को। वहां GOC साहब के पास जो SM बैठे हैं उसको बोलते हैं नहीं, इसको मिलने नहीं दिया जाता है, मतलब इसको मिलने मत दो। नीचे से ही उसको जो भी एडम कर्नल और वो बीच के जैक लगा के वो बेचारा चक्कर काट के वापस आ गया और दुखी होकर वो पेंशन ही आ गया। और सबसे बड़ा फोर्स में आपको पता है कि आपने सीनियर को बाईपास करके ऊपर चले गए, इसलिए आपको पनिशमेंट दी जाती। इस केस में भी
इन्होंने जो ये बंदे के ऊपर केस लगाया, सेम केस था कि साहब इसने ऊपर लेवल के अधिकारियों को चिट्ठी लिख दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख दी और ये बंदा ऐसे करता है। तो जज साहब हंस रहे हैं कि भाई उसने चिट्ठी लिख दी तो कोई गलत कर दिया क्या? तुम नहीं मान रहे हो तो ऊपर जा सकता है बंदा, चिट्ठी लिख सकता है, उसने कोई गलत काम तो किया नहीं। लेकिन फोर्स के कानून में ये गलत काम है, क्योंकि ये जो अंग्रेज थे उनके नियम थे कि अगर तुम्हारे सीओ ने कर दिया तो तुम ऊपर चिट्ठी लिख रहे हो, सीनियर को बाईपास करने पर नाम पर एक और सजा। मतलब अगर कोई सीओ नहीं मान रहा और अगर तुम उसके खिलाफ जाते हो तो तुम्हारे को सजा दे देंगे, ये फोर्स का नियम है। तो ये पुराने नियम कब बंद होंगे सेना में? नहीं मानता है तो बोले ठीक है, इसको पागल घोषित कर दो, 10 नंबर भर दो। इस तरह के नियम कानून आज के समय में बदलने चाहिए। लेकिन हम जो जवान हैं अगर चाहें तो मिलकर इस चीज को बदल सकते हैं, लेकिन बदलेगा कौन? एक रविंद्र फौजी ने मुहिम खड़ी करी थी, 8 से 10 लाख लोग जुड़े थे, एक चैनल बनाया था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहां तक कि दिल्ली में धरना देना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रियों से मिलना। मैंने एक सिस्टम बनाया था, लेकिन उस सिस्टम को, भाई वही बात है, ये अंग्रेज एक होकर इन्होंने उस सिस्टम को, उस चैनल को तोड़ दिया, उल्टा हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया ये तो देशद्रोही हैं। 8 लाख लोग, 10 लाख लोग जो सैनिक जुड़े हुए हैं उन सैनिकों को भी देशद्रोही बता दिया गया। लेकिन वो सब तो चुप हो गए, कार्रवाई हुई, हमारे वो चैनल बंद कर दिया। अब इनको पता है कि अगर इनको तोड़ दो बंदा आगे जा नहीं पाएगा, नहीं जाएगा तो न्याय कैसे मिलेगा? क्यों? पैसे इनके पास, किसी के पास नहीं है। तो हम इस सिस्टम को बदली कर सकते हैं। अगर आप एकजुट रहो और एकजुट रहकर आप हमारा सपोर्ट करो तो ये बहुत कुछ बदल सकता है। नहीं तो अकेले अकेले लड़ना तो पड़ता है। इस केस में तो बंदा बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंच गया, नहीं तो वकीलों के चक्कर में 10-10, 20-20 साल लग जाती है, न्याय नहीं मिलता है। तो आज मैं एक बार फिर कहूंगा कि आपका वो चैनल, आपकी आवाज, और आप चाहते हो कि हम रविंद्र फौजी का साथ दें तो भैया सपोर्ट करो। सपोर्ट का नाम लेते वीडियो मत छोड़ो। सपोर्ट नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दो, कोई दूसरा भाई करेगा। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, बोलते हैं ना तिनका तिनका जोड़कर, अगर आप थोड़ा थोड़ा बजट हर महीने हमारे को दो तो हम इस चैनल को बढ़ा सकते हैं, और नहीं खोले तो नहीं खोले, या और भी चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसको मेरा सपोर्ट करना है इस लड़ाई में, जिसको हमारा साथ देना है, मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। मैं एक बार फिर कहूंगा, रविंद्र फौजी ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया था, रविंद्र फौजी को टाटा बिरला नहीं है और ना ही कोई मैं राजा महाराजा हूं, ना कोई मंत्री संतरी, लेकिन मैंने सिस्टम के तहत इस लड़ाई को लड़ा और वो चैनल आप सबकी ताकत थी और उस ताकत से बहुत सी चीजें मैंने बदली है। जो चाहे वो कुत्ता घुमाने वाले काम हो, चाहे ट्रे घुमाने वाले हों, जबरदस्ती सहायक के नाम पर सजा देना, मतलब चैनल को ब्रेक, ऐसे लोगों को उस चैनल के जरिए मैंने बहुत से लोगों को ठीक किया। आप बोलते हो ना कि नाम नहीं लेते हो, सब कुछ किया मैंने। ये सारे वीडियो ये यहां तक पहुंचाना या और भी बहुत से लोगों को कोर्ट का रास्ता जाना, मतलब आपका जो अधिकार है बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं, इसलिए ही चाहिए उनसे जूनियर बन गए तो भी बोलते हैं आप क्या करना, जितना किस्मत में, या आपकी किस्मत में नहीं है, उसकी जेब में पैसा जा रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तानाशाही कर रहा है। तो उस सिस्टम के खिलाफ आप लड़ रहे हो, ना कि संस्था के खिलाफ। हमारे ऊपर जो चार्ज लगाए जा रहे हैं, हमारे को बोलते हैं देशद्रोही। हमने कभी भी सेना, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स को गलत नहीं बताया, लेकिन इसमें जो कुछ लोग हैं जो तानाशाही करते हैं, जो अपने फायदे के लिए कानूनों को बदल देते हैं, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, संसाधनों का दुरुपयोग, यहाँ तक कि जवानों का घरेलू काम में उपयोग कर रहे हैं, कोई सहायक के रूप में, कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ उसका काम कर रहा है, उसके खिलाफ मेरा वो चैनल था। तो आप अगर इस लड़ाई में चाहते हो तो हमारा साथ दो, चैनल से जुड़ो। मेरा वो चैनल, फिर मैं कह रहा हूं कि हमें न्यायालय पर उम्मीद है, लेकिन न्यायालय तारीख पे तारीख दे रहा है, पता नहीं कब हमारा वो चैनल खुलेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, इस चैनल की संख्या बढ़ा दो। ये हमारा नया चैनल है, हालांकि कुछ ही दिनों में ये 25,000 26,000 तक पहुंचा है, लेकिन कहाँ 10 लाख से ऊपर और कहाँ 25,000, यानी हमारी ताकत अब इतनी कम हो चुकी है। और इसीलिए ये दोबारा लोगों को कहते हैं कि हमने रविंद्र फौजी को ये कर दिया, तुम किस खेत की मूड़ी हो। रविंद्र फौजी सही में कुछ नहीं है, लेकिन वो जो चैनल था, बोलते हैं ना एक अकेला कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन जो संगठन जुड़ता जाता है ना, एक तिनका करके एक संगठन बनता है, एक शक्ति बनती है, उस शक्ति के आगे बड़े बड़े लोग फैल हो जाते हैं। तो वो शक्ति, वो चैनल अब फिर से अगर आप चाहो, डरोगे तो भैया वही बात है कि जिस तरह
1857 की जो क्रांति थी भारत को आज़ादी दिला सकती थी, लेकिन फिर 47 में जाकर भारत आज़ाद हुआ। उसी तरह हम इस रास्ते पर हैं। भगत सिंह की तरह अगर हमें फांसी टकना पड़ा तो फांसी टकेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमने जो रास्ता बनाया, अगर आज साथ देते हो, अरे कुछ नहीं कर सकते, मेरे को पता है आपके पाबंदियां हैं, तो आप बजट देना चाहो ना तो किसी भी रास्ते से भेज सकते हो कि ठीक है भाई, मैं 100, 500 या 1000 रुपये रविंद्र फौजी को महीने में मदद करूं। क्योंकि जुड़ते लोग इतने हैं, उसमें लाखों लोग जुड़े थे, उसमें भी वही 10, 20, 100, 50 लोग हमारी मदद करते थे। लेकिन उस चैनल से भी आता था कुछ बजट, कुछ लोग मदद करते थे, तो हम पूरी रफ्तार के साथ, चाहे बाहर जवानों के साथ अन्याय अत्याचार या अंदर, उसी सिस्टम के साथ रविंद्र फौजी लड़ता था। रविंद्र फौजी का एक वीडियो और यूँ चुटकियों में बहुत सारे काम हमने किए हैं। लेकिन अब आप बोलते हो सर फोन नहीं उठाते हो, मदद नहीं करते हो। अरे मदद तो जब करेंगे जब हम मजबूत होंगे। मजबूत करने की बारी जब काम होता है तो काम तो अभी भी हम कर रहे हैं। लेकिन इस 25,000 में से 25 आदमी भी नहीं है जो हमारी कंटिन्यू मदद कर रहे हैं। इसमें ज्वाइनिंग बटन है, हालांकि उसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी सबसे कम वाले पैकेज में। पुराने चैनल में जो हमारे, उसमें कम से कम 100 से ज्यादा मेंबर थे। धीरे धीरे वो मेंबर भी, हालांकि कुछ मेंबर हैं अभी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ हैं जो साथी हमारी अभी मदद कर रहे हैं, जिससे अभी भी रविंद्र फौजी फाइट कर रहा है। लेकिन जो वास्तव में फाइट होनी चाहिए, वो फाइट तभी हो सकती है जब तन, मन और धन से आप हमारा साथ दो। नहीं तो आपने जो भुगता है, आपके आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह इन काले अंग्रेजों की गुलामी करते रहेंगी। आपके बच्चे भी फोर्स में जाते हैं सपना देखकर, लेकिन वहां उनको भी हाथ में वही डोलू, वही बूट पुलिस पकड़ा दिया जाता है, वही चुटकी बजाते हैं, बोले ठीक है इसको निकालो, क्योंकि अपने हक की बात कर रहा है। हम किसी का हक नहीं खा रहे, ना किसी दूसरे का हक। हम चाहते हैं कि हमारे जवान को, उसको अपना हक मिले, उसको उसके जो अधिकार हैं वो उसके तहत अपनी आवाज को उठा सके। तो ये जो आवाज दबाई गई है, आप इसके खिलाफ लड़ना चाहते हो तो साथ दो, नहीं तो आज वो दूसरा जो वीडियो है मैं डाल रहा हूँ, वो वीडियो देखें। और जैसा मैंने बताया, ये पहले का वीडियो है, उसके बाद में ताज़ा वीडियो भी आज उस जवान ने मेरे को भेज दिया है। लेकिन अब 15 तारीख को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो आदेश है, वो आते ही मैं ये वीडियो भी डाल दूंगा, जिसमें हाई कोर्ट ने दोबारा भी इनको फटकार भी लगा दी है और 15 तारीख का वेट भी कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या करते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर इसके बाद में भी एक बंदे की गलती से ये बार बार कोर्ट में जाए और फटकार खाएं, तो फिर पूरा सिस्टम को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितने पानी में हैं। हमें इंसानियत और देश के साथ चलना है या सिर्फ अपनी तानाशाही दिखानी है। आपको देश को मजबूत करना है तो ये जो भेदभाव है ना, उसको कम करना चाहिए। आज के खुद अधिकारियों को ये चीजें सोचनी चाहिए कि किस तरह हमारा देश तरक्की कर रहा है, उसमें हम भागीदारी निभाएं, ना कि अपनी तानाशाही और अपनी तिजोरी भरने के लिए जवानों को दबाएं या देश को गलत रास्ते पर ले जाएं। तो ये तो आप अभी तो आप अपनी मेजोरिटी या अपनी ताकत का प्रयोग कर कर हमको गलत साबित कर सकते हो, लेकिन वो देख रहा है ना ऊपर वाला, उसके वहां आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप और हम जब ऊपर जाएंगे ना, जो भी तानाशाही कर रहे हैं, वहां जाकर देखोगे कि हमारी भगवान क्या आव भाव करता है और तुम्हारी क्या करेगा। स्वर्ग और नए नरक हालांकि यही है, लेकिन वहां जो बना है ना, वहां सबको भुगतना पड़ेगा। या फिर आपकी ये तानाशाही का रिजल्ट आपके बच्चे भुगतेंगे आने वाले समय में। और हम सही कर रहे हैं तो भगवान हमें देख रहा है, हमारे बच्चों को भी देखेगा। बोलते हैं ना, भगत सिंह याद किए जाते हैं, बाकी जो गया आज भी रविंद्र फौजी ने जो कर दिया। मैं खुश हूं कि एक जवान होने के बावजूद मैंने इतना कुछ कर दिया और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो चीजें बदलनी चाहिए वो बदलें। तो अगर आपको बदलना है तो जुड़ो हमारे से और लड़ो इस लड़ाई में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक सब्जेक्ट वकील साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि साहब 3 छोटी सजा, 1 बड़ी सजा और इस आधार पर कर दिया। तो ये आज बहस हो रही है, तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को देखें और शेयर करें। सबसे बड़ी बात है कि ये सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स कहीं ले लो, जो जवानों के लिए ये जो नियम कानून बना रखे हैं, ये सब पुराने जमाने के, जो अंग्रेजों के जमाने के नियम है, जहां अधिकारी अंग्रेज होते थे। रिमूवल के लायक नहीं है। आप इसमें इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, मेरा ओपिनियन यही है। ये पनिशमेंट जो है ना, वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। जय हिंद।
जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा अभी आपने ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखा है, ये है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, जहां आपने साफ सुना है कि जज साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो पनिशमेंट आपने दी है ये हार्ड पनिशमेंट है, और जो आप मामला बता रहे हो ये इतना गंभीर नहीं है कि आपने बंदे को सीधा उठाकर डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। लेटेस्ट जजमेंट भी है। हाँ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे जो है जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी मेड। नहीं, मैं उसमें कर दूंगा, मैं है मेरे पास, मैं भी सर्च मेरे पास भी जजमेंट है, मैं भी सर्च कर लेता हूँ। हाँ तो एक डिस्प्रोपोर्शनेट है, एकदम डिस्प्रोपोर्शनेट है। मार्च में और ऐसा, और अगर आप ऐसा जजमेंट लाएंगे ना, सुनिए तो ना, आप अगर ऐसा जजमेंट लाएंगे ना तो मैं मिसकंडक्ट ही मान लूंगा कि नहीं प्रूव हो रहा। रिप्लाई फाइल हो गई है हाँ, केस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। आपको रिप्लाई मिल गया है ना? मिल गया रिप्लाई? नहीं, रिप्लाई नहीं दिए इनको पहले हाँ? रिप्लाई आप जो हेरिंग हुए थे आपके पास, उसके बाद मुझे कोई कारण नहीं। नहीं, रिप्लाई कब फाइल हुआ? हाँ, रिप्लाई फाइल हुआ है सर, ये 3/8 को, डेट ऑफ डिसेबल 3/8/24। रिमूवल के लायक नहीं है। आप इसमें इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, मेरा ओपिनियन यही है। ये पनिशमेंट जो है ना वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, और ये मेजर पनिशमेंट ऑफ रिमूवल फ्रॉम वर्क कॉन्सियस अलाउ नहीं कर रहा है। देख ले, इसीलिए मैं पहले पढ़ा इनके खिलाफ में जो चार्जेस थे ना उसको पढ़ा। दो और पनिशमेंट मेरा नहीं, मैं सुनिए तो ना, जो भी और होगा रिमूवल के लायक तो नहीं। इसमें ना एक जजमेंट है, मैंने आर्गू किया है डिवीजन बेंच में, जब मैं एडवोकेट था, अभी पिछले साल आर्गुमेंट किया था मैं, तो उसमें मैंने एक रेफर किया था एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो मैं निकाल लूंगा उसको भी, और मेरा व्यू यही है, ये नहीं बदलेगा। तो आप इनसे पूछ लीजिए। तो इसमें एक फाइनल हियरिंग के लिए एक डेट फिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं यही ऑर्डर पास करूंगा, ये ज्यादा दिन नहीं, तुरंत करूंगा मैं, विद इन 10 days आई विल पास मैं, बिकॉज आई हैव मेड माई माइंड, और मेरे को जो समझ में आ गया है उससे मैं इधर उधर नहीं जा पाऊंगा। जमाने के जो अंग्रेजों के जमाने के जो नियम है, जहां अधिकारी अंग्रेज होते थे, वहां कोर्ट कानून में बैठे जज भी अंग्रेज होते थे। इंग्लिश किसी को समझ में आती नहीं थी, इंग्लिश में वो क्या बोलते थे क्या नहीं, और कहानी खत्म। लेकिन आज जवान पढ़ा लिखा तो है और इनके खिलाफ लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है सीआईएसएफ का जवान अनुपम देवनाथ, जो खुद ही लड़ रहा है, इसने कोई वकील भी नहीं किया है। मतलब पढ़ा लिखा तो है, लेकिन आज भी सबसे बड़ी कमी क्या हमारी, हम फाइनेंशियली पैसे के तौर पर आज भी टूटे हुए हैं, और उसका फायदा उठाती हैं ये हमारी जो फोर्स के बड़े बड़े अधिकारी। इनको पता है कि जवान केट में जाएगा, एएफटी में जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, जब तक टूट जाएगा। क्यों वकील फीस पर फीस मांगेगा, लंबा मामला खींच लेगा, इतने टूट टाट कर हार थक कर टूट जाएगा। लेकिन इस जवान ने अपना रास्ता खुद चुना, खुद आर्गुमेंट करता है कोर्ट में, और आज इसकी आर्गुमेंट और इसकी बातों पर जज साहब भी प्रभावित होकर जज साहब ने कहा कि नहीं भाई, बंदा अपनी जगह सही है और जो आपने दिया है वो गलत है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जज साहब एक केस का हवाला भी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी साफ कह चुका है कि भाई आपने एक पनिशमेंट दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी या 5 दी। पहले भी एक बार कोर्ट ने कहा था कि 5 या 7 पनिशमेंट का मतलब ये थोड़ी कि जवान बॉर्डर क्रॉस कर गया। जब आप जहां 4 दे सकते हो, 5 दे सकते हो, और गलती कर रहा है तो उसको और पनिशमेंट दे दो। लेकिन हार्ड पनिशमेंट देना, डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना, ये जायज नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बंदा जो इसका सारा हक है वो उसको मिल जाता है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि हर आदमी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, समय इतना बड़ा समय लेता है, कोर्ट कचहरी और वकील इतना लंबा खींच देते हैं कि बंदा हर थाक कर बीच में केस छोड़कर अंडरग्राउंड हो जाता है, या वो सड़क पर आ जाता है। उसके बच्चे
इस समय उसके बच्चों का क्या हाल होगा, उसकी परिवार कैसे चल रहा होगा, ये कोई नहीं देखता है। लेकिन फिर भी बंदे ने हिम्मत की। बोलते हैं ना कि आप वकील हो या ना हो, लेकिन जब आप ग्राउंड में निकलते हो और ठोकर लगती है, जब बंदा पड़ता है ना, तो वो उठता है, उसके बाद वो संभल संभल कर चलता है। ठोकरें जिंदगी में सब कुछ सिखा देती हैं, आपको वकील भी बना देती हैं, सब कुछ बना देती हैं। तो ऐसा ही केस ये बंदे का है। मैं चाहता हूं देखें और शेयर करें, और शेयर इसलिए करें कि ऐसे बहुत से बंदे जो न्याय के लिए दम तोड़ चुके हैं, जिन्हें उम्मीद ही नहीं है कि शायद हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। अगर आप सही रास्ते पर हो, कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हो, तो ये जो अधिकारी हमारे बैठे हैं ना फोर्स के, ये किसी भी फोर्स में हो, इनका यही हाल है। जैसा बंदे के साथ क्या कहानी हुई थी, काफी दिनों से बंदा मेरे से जुड़ा हुआ है, मैंने पहले भी एक वीडियो इनका डाला था। शुरुआत में सिर्फ इनकी छुट्टी से बात हुई थी कि 6 महीने से छुट्टी मांग रहे थे, और इनके एक इंस्पेक्टर थे चटकू राम, जो इनको छुट्टी नहीं देना चाहते थे। अफसर ने सैंक्शन कर दी, उसके बाद में भी डेट चेंज कर देना, मतलब खुंदक खाते थे। तो उसकी शिकायत इन्होंने ऊपर कागज कार्रवाई से कर दी, तो और खुंदक हो गई। फिर ज्यादा परेशान हुए तो उन्होंने एक फेसबुक पर कुछ लिख दिया था अधिकारियों के बिना नाम लिए। लेकिन वही बात है, बिना नाम लिए भी आप बोलते हो ना कि बिना नाम लिए क्या होता है, बिना नाम लिए भी बात पहुंचती है, मिर्ची लगती है, पता चल जाता है किसकी क्या बात है। उस बात पर इनको पनिशमेंट दे दी। फिर इन्होंने कहा जांच, तो बोला मैं जिस कमांडेंट के खिलाफ लिख रहा हूँ, जिस इंस्पेक्टर के खिलाफ लिख रहा हूँ, वही दोनों को जांच अधिकारी बना दिया जाता है, तो वो जांच करेंगे। मतलब ये ऊपर चिट्ठी लिखते थे, कार्रवाई होती थी, जांच होती थी। इस तरह 14-15 बार इनकी जांच हुई, लेकिन जांच में वही कमांडेंट और वही इंस्पेक्टर डिटेल कर दिए जाते थे। अंत में हार थक कर इन्होंने कहा कि भैया ये आप 17 बार जांच करा चुके हो, लेकिन हर बार ये मुझे ही दोषी ठहराते हैं। तो इस बार या तो दूसरी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हो और कोई और दूसरा इंस्पेक्टर हो, दूसरी जगह से टीम आनी चाहिए और वीडियो और ऑडियोग्राफी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने हमारे सेना में या हमारी फोर्स में ये नियम है ही नहीं। ना ही तो दूसरा आएगा, ना ही हम ऑडियो वीडियोग्राफी करेंगे। मतलब आप जिसके खिलाफ लगा रहे हो कमांडिंग ऑफिसर के खिलाफ, वही कमांडिंग ऑफिसर आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगा। यानी जिसके खिलाफ आरोप है वही जज बनकर बैठा है, तो क्या न्याय मिलेगा? तो इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। वीडियो शेयर करें ताकि ये ऐसे लोगों के पास जाए कि जब आपका काला चिट्ठा जब कोर्ट में जाता है तो जज साहब भी हंसते हैं, मुस्कुरा रहे जज साहब की यार वास्तव में क्या चल रहा है सेना में, फोर्स में चल क्या रहा है, चाहे वो सेना हो, पैरामिलिट्री की, चाहे वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हर जगह जहां भी बैठा है तानाशाही चल रही है। और इस तानाशाही का साफ कारण है कि अंग्रेजों के कानून आज भी इसमें चल रहे हैं। जो अधिकार अधिकारियों को दिए गए थे वो और पावरफुल होते जा रहे हैं। वेलफेयर हमारे खा गए, कानून इनको अधिकार इतना दे दिया कि आप गलत या सही, इनकी कलम ने जो लिख दिया वही है। मतलब रूल के नीचे एक लाइन दे दी ना, एज ए कमांडिंग ऑफिसर, सुपर पावर बना बैठा है वो। तो उस जरूरत है उस सुपर पावर को ग्राउंड में उतारने की। ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, जवान गलती करने के बाद में भी जवानों को छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ एक खुंदक निकालकर सबसे बड़ा कहानी डिसमिस फ्रॉम सर्विस, उसके पेट पे लात मार देते हैं। नहीं देखते कि उनके बच्चों का क्या हाल होगा। एक परमिट पर गुजारा करने वाला जवान एकाएक सड़क पर आ जाए, उसके पढ़ने वाले बच्चे, बीवी, उसके परिवार, कितने लोग उससे जुड़े रहते हैं। अधिकारियों की तरह ये तो नहीं है कि मियाँ बीबी बाकी सब भाड़ में जाओ। एक मिडिल क्लास का जो जवान होता है, उसके माँ बाप, भाई बहन, परिवार, उसके बच्चे, यहाँ तक कि चाचा ताऊ तक भी अगर बड़ा परिवार हो तो उनको भी वही संभालता है। एक जवान के पीछे 10, 15, 20 आदमी की जिंदगी चलती है, और आपका एक गलत निर्णय उन सबको खाने के लिए भी मुसीबत हो जाती है। तो ये उन अधिकारियों को जरूर देखना चाहिए। बाकी तो आप वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल आपका है, चैनल से जुड़े और चैनल का सपोर्ट करें ताकि हम अपनी आवाज खुद रख सकें और इन काले अंग्रेजों का चिट्ठा बाहर आए तो हो सकता है इनको देखकर बाकी गलती करने से सुधरे। जय हिंद।
देवनाथ इन पर्सन से रमाकांत मिश्रा। रिप्लाई फाइल हो गई है मेरे हाँ, केस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। आपको रिप्लाई मिल गया है ना? मिल गया रिप्लाई? नहीं, रिप्लाई नहीं दिए इनको। पहले से हाँ, जी रिप्लाई आप जो हेरिंग हुए थे आपके पास, उसके बाद मुझे कोई कारण नहीं। नहीं नहीं, रिप्लाई कब फाइल हुआ? हाँ रिप्लाई फाइल हुआ है सर, ये 3/8 को, डेट ऑफ डिसेबल 3/8/24। 3/8/24 को आपको मिल गया है ना रिप्लाई? हाँ मिल गया। हाँ, वो तो मिल गया ना। आपने कोई रिजॉइंडर आपको देना था, दे दे दिया रिजल्ट। अब बताइए क्या है केस, दीजिए। रिमूवल ऑर्डर था ना? यस तो रिमूवल आपने दी है? जी। कहाँ पर है ये देखिए तो, पनिशमेंट ऑर्डर कहाँ पर है बताइए जरा। ये नहीं बता पाएंगे, आप बता दीजिए। यस कितना कॉपी होगा? किसी को बुलाइए, एससी कम करे, एससी तुमको क्या सिस्टम से वहाँ चला बचा है कोई कौन सा है पनिशमेंट ऑर्डर? ये है ना, अंतिम आदेश लिखा है ना पेज नंबर 18 पर। फाइनल ऑर्डर है हमारी रिप्लाई में R7 पेज नहीं, ये पिटीशन में भी लगा हुआ है, पेज नंबर 18 पर है, P2 है। देख लिया मैं इसको, पनिशमेंट है ना जी। वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। रिमूवल के लायक नहीं है। आप इसमें इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, मेरा ओपिनियन यही है। ये पनिशमेंट जो है ना वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, और ये मेजर पनिशमेंट ऑफ रिमूवल फ्रॉम वर्क कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है। देख लिया, इसीलिए मैं पहले पढ़ा, इनके खिलाफ में जो चार्जेस थे ना उसको पढ़ा। दो और पनिशमेंट मेरा नहीं, मैं सुनिए तो ना, जो भी और होगा रिमूवल के लायक तो नहीं। इसमें ना एक जजमेंट है, मैंने आर्गू किया है डिवीजन बेंच में, जब मैं एडवोकेट था, भी पिछले साल आर्गुमेंट किया था मैं, तो उसमें मैंने एक रेफर किया था एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो मैं निकाल लूंगा उसको भी, और मेरा व्यू यही है कि नहीं बदलेगा। तो आप इनसे पूछ लीजिए। मतलब इसमें एक फाइनल हियरिंग के लिए एक डेट फिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं यही ऑर्डर पास करूंगा, ये ज्यादा दिन नहीं, तुरंत करूंगा मैं, विद इन 10 days आई विल पास मैं, बिकॉज आई हैव मेड माई माइंड। और मेरे को जो समझ में आ गया है उससे मैं इधर उधर नहीं जा पाऊंगा।
ब्रह्मा पिसाई मेरे को यही समझ में आ गया। हाँ, आप उनको बता दीजिए कि ऑर्डर गलत है, मैं इसको आप मैं इनका मिसकंडक्ट मान लूंगा, लेकिन मिसकंडक्ट इज नॉट टू दैट लेवल दैट ही कैन बी रिमूव फ्रॉम सर्विसेज। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और हमारा डीबी का हमने जो आर्गू किया था एक मैटर, एकदम उससे मिलता जुलता केस है, और बल्कि ये उससे ज्यादा अच्छा केस है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, लेटेस्ट जजमेंट भी है। हाँ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे जो है जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी मेड। नहीं, मैं उसमें कर दूंगा, मैं है मेरे पास, मैं भी सर्च, मेरे पास भी जजमेंट है, मैं भी सर्च कर लेता हाँ हाँ, तो एक डिस्प्रोपोर्शनेट है, एकदम डिस्प्रोपोर्शनेट है। मार्च में और ऐसा, और अगर आप ऐसा जजमेंट लाएंगे ना, सुनिए तो ना, आप अगर ऐसा जजमेंट लाएंगे ना तो मैं मिसकंडक्ट ही मान लूंगा कि नहीं प्रूव हो रहा है। अब बताइए आप क्या करेंगे? नहीं, माय लॉर्ड ने कहा कि डिसप्रोपोर्शनेट है, दैट्स व्हाई आई हैव टेल कि लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, मेरा जो जजमेंट है ना, नहीं ये वाला नहीं है, क्योंकि ना उसका नाम बता रहा हूँ। देखिए तो गोविंद साहू से रिट अपील, गोविंद साहू नाम था, कांस्टेबल ही था, कांस्टेबल था। देयर इज अ लिमिटेड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। हाँ नहीं, मैं माय लॉर्ड नो वेट। हाँ नहीं, मैं एकदम उसको उस चीज को ध्यान में रख करके मैं पढ़ा, बहुत सीरियसली पढ़ा है मैं इनका, जो इनके अगेंस्ट का जो चार्ज था, इनका चार्ज जो है ना, मेरे नजर में तो मिसकंडक्ट लगता ही नहीं है। मैं देखूंगा, बाकी तो पता चल जाएगा। अरे आप तो शांत। गोविंद साहू करके रिट अपील है, 2022 या 23 का रिट अपील है, गोविंद साहू। हाँ, मैं अपील हुआ था। I will also search some। ले आइए, ठीक है। और कुछ नहीं देखूंगा मैं आपका जो ऑर्डर है ना, क्योंकि टेक्निकल कुछ नहीं है इसमें, टेक्निकल कुछ ज्यादा देखना नहीं है इसमें, सिर्फ देखना है कि मिसकंडक्ट क्या क्या हुआ है। तो जो दिख रहा है ना मेरे को, वो भी बता दे रहा हूँ, वो भी डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ। आरोप क्रमांक 4 में जो है इसमें पनिशमेंट बिल बल संख्या अनुपम देवनाथ केंद्रीय शिक्षक एसएससीएल बिलासपुर के सेवा दस्तावेज के अनुसार पाया गया कि पूर्व में भी इनको उक्त बल को उसके द्वारा किए गए अनुशासनहीनता के कृत्यों के कारण एक बड़ी सजा, 3 छोटी सजाओं से क्या बड़ी सजा क्या था बताइए ना। और उसमें एक साल का इंक्रीमेंट एक्ट में लागू किया गया, पूरी आरोप में जोड़ दिया गया, तो ऑलरेडी पकड़ दिया गया, फिर उसको आरोप में जोड़ दिया गया। तो इन सबको चलिए ना, मैं देखता हूँ, इन सबको देखते हुए 36 में इनके खिलाफ कार्रवाई। हाँ ठीक है ना, रिमूवल के लायक का नहीं दिखता है, मैं देखता हूँ उसको। गलती हो सके, पूरी कोशिश करना चाहिए। आप नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं पिटिशनर